अस्सलाम वालेकुम न्यू स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री कंसेप्ट। आज हम सीखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड outermost valence shell electrons from isolated gaseous atom। तो ये वर्ड्स जो हैं, इनमें दो तीन वर्ड्स ऐसे हैं जो एक्सप्लेनेशन के काबिल है, जैसे कि आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड एटम का वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि जो एटम हो वो आजाद हो, उसके ऊपर बैरूनी कोई भी फोर्स या अट्रैक्शन या रिपल्शन ना हो, एंड लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को हम निकालने के लिए जितनी एनर्जी देंगे वो कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके लिए एक एग्जांपल देखें आयोनाइजेशन एनर्जी की, जैसे कि मैग्नीशियम है, उसका न्यूक्लियस, ये उसके पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये है तीसरा शेल। पहले में 2, दूसरे में 8 और आखिरी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। हम क्या करते हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, -1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे में 8 रहेंगे, लेकिन आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे और अब कितने मौजूद रहेंगे, 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया है। तो क्या चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, प्लस। अब देखिए इसका साइज भी पहले की निस्बत कम हो गया है। और दूसरी बात, यहां से जो हम समझना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी हम कहते हैं कि वैलेंस शेल, आखिरी शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमने एनर्जी इसको दी है, हमने कुछ अमाउंट में एनर्जी इसको दी है, ई, वो एनर्जी कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। और हाँ, इसी को फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं और इसकी अमाउंट होती है 738 किलो जूल फी मोल। अगर हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इस जो मोनोवैलेंट कैटायन बना है, ये हमारे पास मैग्नीशियम है, तो ये Mg+1 आयन है, मोनोवैलेंट कैटायन है। इसके वैलेंस शेल से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो वो डाईवैलेंट कैटायन बन जाएगा। ये देखिए, ये इसका न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, तीसरा अब नहीं रहा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था उसमें से, वो हमने रिमूव कर दिया है। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं इसके ऊपर, +2 चार्ज। ये है हमारे पास Mg+2। अब देखिए साइज उससे भी कम हो गया है, पहले में 2 है, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखें यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए जो कि सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो है 1451 किलो जूल फी मोल। अब देखिए यहां पर सोचना बनता है कि ये भी तीसरा शेल था, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला हमने, एनर्जी चाहिए थी 738 किलो जूल फी मोल। अब अगर इसकी बात करें तो यहां पर भी ये तीसरा शेल है, इसमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो एनर्जी कितनी चाहिए, 1451 किलो जूल फी मोल। इतना फर्क क्यों आ रहा है, तो उसको आप समझें। ये देखें, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये मैग्नीशियम का मोनोवैलेंट कैटायन बन जाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है, जो एक बाकी बच गया या जितने भी बचेंगे, उनके ऊपर न्यूक्लियस की कशिश पहले से बढ़ जाएगी। यहाँ पर 12 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे या 12 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को भी तरफ खींच रहा है, तो ये ज्यादा करीब आ जाता है। शेल वही होता है लेकिन वो क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से आप जब इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगी क्योंकि वो ज्यादा करीब है न्यूक्लियस के। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू डिक्रीज ऑफ द शेल, क्योंकि वो करीब आ जाता है। ओके, तो इसी तरीके से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आई होप आपको समझ आ गया है। अब हम चलते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या हैं जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये 4 फैक्टर हैं जो कि इसको इफेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियर चार्ज, एंड सेकंड एटॉमिक साइज, एंड थर्ड शील्डिंग इफेक्ट, और चौथा जो है इसके अंदर वो है नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत क्लियर करेंगे यहां पर आपका। तो पहला
पॉइंट डिस्कस करते हैं। एटॉमिक साइज का क्या इफेक्ट पड़ता है आयनाइजेशन। देखिए जनरली ये है कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा, जनरल ट्रेंड इसका ये है कि एटॉमिक साइज के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। लेकिन कैसे कम होती है और क्यों कम होती है आप देखें। यहां पर मैं दो एटम बनाता हूं, ये न्यूक्लियस है एटम का, ये इसके गिर्द पहला शेल, ये दूसरा शेल। कोई भी एटम है इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन फर्ज कर लें, यहां पर भी दो ले लेते हैं। एक और एटम बनाते हैं, यहां पर एक शेल, दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और इसके अंदर हम दो ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें ये इसका जो वैलेंस शेल है वो है थर्ड और इसका क्या है सेकंड। आखिरी शेल जो है इसका थर्ड है, इसका सेकंड है। तो आप देखें कि ये वाले जो तीसरे, इसकी जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर है, इसकी जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब है। इसका साइज कम है तो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, साइज ज्यादा है तो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है। तो अब क्या है, साइज कम होने की वजह से वो करीब है तो न्यूक्लियस की कशिश भी उस पर ज्यादा होगी। यहां पर जो दूर है इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस की कशिश भी कम होगी। अगर कशिश कम है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होंगे, या कशिश ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होंगे, कम होंगे। तो इट मींस के बड़े साइज में से हम आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं बनिस्बत छोटे साइज वाले एटम से। तो यही वजह है कि साइज के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, हमें कम मिकदार में एनर्जी देना पड़ती है आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये हमारे पास इसका जनरल ट्रेंड हो गया। सेकंड फैक्टर जो है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। ये देखें ये हमारे पास मैग्नीशियम है और यहां पर हम एक और एटम लेते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास है सोडियम। इस एग्जांपल में देखें, फिगर को देखें तो मैग्नीशियम के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ज्यादा है, 12 है, जबकि सोडियम में न्यूक्लियस के ऊपर 11 चार्ज है। अब यहां पर चार्ज ज्यादा होने की वजह से ये 12 जो हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा जोर से, ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेंगे, जबकि ये 11 प्रोटॉन्स उतनी ताकत से नहीं खींच सकते जितनी ताकत से वो 11 प्रोटॉन्स खींच रहे थे। तो इट मींस कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है जिनको 12 प्रोटॉन्स ने पकड़ के रखा है तो ज्यादा मुश्किल पेश आएगी, और जो 11 प्रोटॉन्स की पकड़ में है उसको थोड़ा सा उसकी निस्बत आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर कशिश मजबूत हो जाती है, जिसकी वजह से वो निकालना मुश्किल हो जाता है और एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। सो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने से आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करती है। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। देखिए शील्डिंग इफेक्ट जो है, हमें पता है कि अंदरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में कशिश कम हो जाती है, वो दूर हो जाते हैं, उसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं हम। तो जैसे ही शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, हमें पता है शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा और न्यूक्लियस की बैरूनी शेल पर कशिश कम होगी, तो फिर क्या होगा, उसको निकालना आसान हो जाएगा। इट मींस कि शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से कम एनर्जी देना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सो मिसाल के तौर पर ये एक एग्जांपल आप देखें, ये हमारे पास एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका पहला शेल और ये इसका दूसरा शेल। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, लेट से यहां पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जो ये लिथियम है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम ले लें। यहां पर ये पहला, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल, ये दूसरा और ये तीसरा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब देखिए अंदर जितने इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा रिपल्शन होगी। अब यहां पर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है। यहां पर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 और 8 10। ये वैलेंस शेल बैरूनी शेल इलेक्ट्रॉन है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन उस 1 इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, जबकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहे हैं। यानी कि यहां पर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया है, जिनके बढ़ने की वजह से
क्या होगा कि न्यूक्लियस की इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाएगी, कम होगी तो उसको निकालना आसान हो जाएगा, यानी कि शील्ड इफेक्ट के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी कम देना पड़ेगी हमें। चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो नेचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए आप ये पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को देखें। ये हमारे पास s p d और f एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। देखिए s ऑर्बिटल जो है, यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब रहता है। देखिए इसको हम बना के देखें, अगर ये हमारे पास स्फेरिकल शेप s ऑर्बिटल, यहां पर न्यूक्लियस है इसका, तो मैक्सिमम टाइम जो है वो इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के करीब रहता है। अगर हम बात करें पी शेल की या पी सब शेल की, ये सब शेल है तो वो इस तरीके से है। अगर मैं इसी के ऊपर बनाऊं तो ये पी सब शेल बनेगा। तो यहां पर न्यूक्लियस के करीब रहने के जो चांसेस हैं वो कम है। ये देखें, ये और इधर से ये मैं इनको फिल कर देता हूं। यहां पर न्यूक्लियस के करीब रहने के चांसेस ये है, बाकी तो ये न्यूक्लियस से दूर है। इसको जैसे देखें, अगर यहां पर न्यूक्लियस है तो यहां तक जो हम फर्ज कर लेते हैं कि यहां तक रहेगा तो वो करीब होगा, यहां तक रहेगा तो वो करीब होगा। तो बनिस्बत s के अगर आप देखें तो न्यूक्लियस के करीब रहने के जो चांसेस हैं वो कम हैं, यानी कि वो न्यूक्लियस से दूर रहेगा। अगर दूर रहेगा पी शेल में तो फिर क्या होगा उसको निकालना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक जर्नल ट्रेंड ये लिखा हुआ है कि एस सब शेल में ज्यादा करीब रहते हैं, उसमें अट्रैक्शन ज्यादा रहती है, तो इट मींस कि एफ की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, पी की उससे कम है, डी की उससे भी कम है और एफ की उससे भी कम है। Dear viewers, subscribe my channel and like the video and press the bell icon. Allah Hafiz.